Hello students, welcome back. This is Menin sir and we are towards the second lecture of our first module that we have started, children. In the last lecture we discussed what are the main reasons or what is the rationale behind that new economic policy of 1991. मैंने आपको बच्चों लोग एंटायरली 1947 से लेकर 1991 तक अपने इंडिया में मैक्रो लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे जिसकी वजह से हम लोगों को ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़े थे, वो सब रीजंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे. चिल्ड्रन, फॉर टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर सम ऑफ द पॉलिसी चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन 1991. एज आई टोल्ड यू चिल्ड्रन, some of the main personalities who are related to this policy changes was late Prime Minister P.V. Narasimha Rao and former Finance Minister Mr. Manmohan Singh, who brought about these reforms. They are also called as Rao Manmohan Singh reforms. Okay, now these changes, children, are basically titled at a higher level as liberalization, privatization and globalization. So children, we are going to discuss some of the changes that were brought about in this liberalization, privatization and globalization. So for today's lecture, children, we will discuss some of the macroeconomic stabilization policies of the government of India. Macroeconomics, that means children, we are related to the entire economy of India. Stabilize करना मतलब आपको पता है, जो ups and downs होते हैं, जो fluctuations होते हैं, जो down turns होते हैं, उनको हम लोग avoid करना चाहते हैं. ठीक है. So let's begin, children. As you can see on your screen, the first point that we have for macroeconomic stabilization, children, is termed as control of inflation. क्या लिखा है? Control of inflation. Children, inflation. Now most of us are aware what is the meaning of inflation, children. Inflation stands for continuous rise in the prices of goods and services. SYB में हमने चैप्टर पढ़ा है बच्चों लोग. अच्छा, अभी inflation, you know that is basically not acceptable for the common citizens that we have. अभी जैसे महंगाई आती है तो सवाल ये आता है कि उसको ठीक करने के लिए कुछ पॉलिसीज आते हैं. पॉलिसीज बच्चों लोग दो रास्ते से आते हैं, एक गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा आरबीआई की तरफ से. अभी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज लाता है उसके लिए हमने कुछ एक अलग सा नाम दिया है. वी कॉल देम एज द फिस्कल पॉलिसीज. What is called fiscal policy, and some policy, children, which are coming from the Reserve Bank of India, they will be termed as monetary policies. So sometimes the government will use a combination of both the fiscal and the monetary policies to tackle high rate of inflation. ठीक है. Generally, children, RBI inflation के टाइम पे एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है. क्या अपनाता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी. Tight monetary policy, children, means that money is made costly. The rates at which RBI lends money to the banks is raised. इसकी वजह से बैंक्स को जब महंगा पैसा मिलता है आरबीआई से, तो बैंक्स पब्लिक को महंगा लोन्स देती है, तो उसकी वजह से पब्लिक का लोन लेने का कैपेसिटी कम हो जाता है. और ये पैसा कैसे महंगा करना है, तो उसके लिए कुछ वर्ड्स है चिल्ड्रन. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम, वी विल बी टॉकिंग अबाउट देम अगेन. बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है? इट्स द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई. अच्छा, बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो बैंक रेट को बढ़ाया जाता है. देन चिल्ड्रन, वी आल्सो हैव हर्ड अबाउट सीआरआर, दैट इज अ कैश रिजर्व रेशियो. व्हाट इज दैट? इट्स अ पार्ट ऑफ अ बैंक्स डिपॉजिट व्हिच इज केप्ट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सिक्योरिटी. तो उसको जब बढ़ाया जाता है तो बैंक का लोन देने का कैपेसिटी कम हो जाता है. और बैंक का वो पैसा बच्चों जो बैंक गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है, उसके लिए हमने नाम क्या दिया है? एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. अच्छा, ये तीनों के तीनों रेट्स जब बढ़ाए जाते हैं तो मार्केट में बच्चों लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है. सो एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट डू यू थिंक चिल्ड्रन? पीपल विल टेक मोर लोन्स? नो, दे विल टेक लेसर एंड लेसर लोन्स. उसकी वजह से बच्चों लोग फिर क्या होता है? पब्लिक का खर्चा जो होता है वो कम होता है, क्योंकि लोन्स अवेलेबल नहीं है. क्योंकि आपको पता है आधे से ज्यादा पब्लिक जो पैसा खर्च करते हैं चिल्ड्रन, इट्स थ्रू बैंक क्रेडिट. आजकल जो भी पब्लिक खरीदते बच्चों, इट्स डन थ्रू लोन्स एंड थ्रू ईएमआई. तो ये रेट्स बढ़ जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली पब्लिक लोन्स लेना कम कर देती है. अच्छा, तो मार्केट में डिमांड कम होगा, और जैसे डिमांड कम होता है धीरे धीरे प्राइसेस कम हो जाते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, On the government side, the government will always strive to improve the supply of certain commodities in the market.
अभी गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद होती है उसमें वो क्या होती है कि गवर्नमेंट विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ मोर कमोडिटीज फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज. व्हाई? समटाइम्स द इन्फ्लेशन इज अ रिजल्ट ऑफ चिल्ड्रन शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. तो ठीक है, हमारे देश में चलो ऑनियंस का शॉर्टेज हो गया तो ऑनियंस महंगे होते, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ ऑनियंस. और ये कुछ पॉलिसीज की तरफ से बच्चों लोग इन्फ्लेशन जो था, इन्फ्लेशन व्हाट दे हैव डन हियर यू कैन अंडरस्टैंड 8%. ओके, वहां से उसको उठा के कितने तक लाया गया है? 4.6%. पहले कितना था? 8%. बाद में कितना हो गया? 4.6%. सो दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. ठीक है, महंगाई कंट्रोल में आने लगी थी अभी. अच्छा, देन चिल्ड्रन द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव हियर इज फिस्कल करेक्शन. Children, fiscal correction is basically talking about budget. What are we talking about? Budget. So there were some fiscal reforms that were brought about. Government का जो budget बनता है children, उसमें आपको मैंने बताया दो sides होते हैं. One is called as revenue side and then we got a expenditure side. अच्छा, fiscal deficit ये word पढ़ाया था मैंने आपको. Deficits indicate whenever the expenditure of the government is more than the revenue of the government, then we are talking about the fiscal deficit. So what is fiscal correction? ये जो deficit है ना, गवर्नमेंट की तिजोरी में जो शॉर्टेज आता है, गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करती है और गवर्नमेंट को टैक्सेस के जरिए पैसा कम मिलता है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते? तो एक काम करना है, गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और रेवेन्यू कम, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? खर्चे को कम कर सकते हैं हम लोग. अच्छा, कैसे खर्चा कम करना है? So we are going to reduce what is called as non-productive expenditure. दो टाइप का खर्चा होता है बच्चों लोग गवर्नमेंट का, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव लाइक आपने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए, हाईवेज बनाए, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया, तो प्रोडक्टिव. लेकिन आप सिर्फ लोन लेके उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो क्या होगा? नॉन प्रोडक्टिव. सब्सिडीज का खर्चा है वो क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव. आप आर्मी के ऊपर पैसा खर्च करते जा रहे हो वो भी क्या होता है? नॉन प्रोडक्टिव. ध्यान रखना बच्चों, आर्मी के ऊपर खर्च किया हुआ पैसा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ देशभक्ति के लिए काम आता है एंड माइट बी लव फॉर योर कंट्री, बट इकोनॉमिकली इट्स नॉन प्रोडक्टिव. तो ठीक है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था बच्चों लोग कि अपने बजट को अगर ठीक करना है तो हम लोगों को क्या क्या कम करना है? एक, सब्सिडीज कम करो. क्या कम करना है? सब्सिडीज. दूसरा, आर्मी के ऊपर, नेवी के ऊपर, एयरफोर्स के ऊपर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है उसको भी क्या करेंगे हम लोग? रिड्यूस करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, गवर्नमेंट का अपना जो खर्चा है अलग अलग बच्चों लोग, वेदर इट्स लाइक इन कोर्ट्स या फिर इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मंत्रालय हो, विधान भवन होता है, विधान परिषद होता है, गवर्नमेंट के अलग अलग ऑफिस, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सबको चलाने का जो खर्चा होता है बच्चों लोग, उसको गवर्नमेंट ने सोचा था कि हम लोग उसको कम कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, और एक बात कर सकते हैं, हमने इससे पहले जो दूसरे देशों से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं उसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं यहाँ पे? ओल्ड डेप्ट. ठीक है, एक काम करते हैं, ये ओल्ड डेप्ट को हम लोग रीपे कर लेते हैं. एक बार अगर आपने डेप्ट को रीपे किया तो उससे क्या कम हो जाएगा? आपके ऊपर इंटरेस्ट का जो बर्डन होता है, उसका ब्याज भरने का जो बोझ है आपके ऊपर, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम होगा. अच्छा, नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, एक साइड से तो हम लोग खर्चा कम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से आपको रेवेन्यू को क्या करना है? इंक्रीज करना है. तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टेन मेजर्स टू इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू. कैसे? टैक्स रिफॉर्म्स. यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स. कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी जो टैक्स भरती हो, यूनिफाइड. कितने पे लाया गया था उसको? 35%. कितने पे लाया? 35%. मतलब कम किया और यूनिफाइड कर दिया. मतलब अ कॉमन रेट फॉर ऑल द कंपनीज. जितना भी प्रॉफिट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, 35 लाख का टैक्स देने का. किसको? गवर्नमेंट को. अच्छा, वन मोर थिंग चिल्ड्रन, ये जो कस्टम ड्यूटी होता था, नाउ you'll ask me, sir children, what is the meaning of custom duty? So many of you know children, whenever the goods are coming from foreign country to our own country, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? कस्टम ड्यूटीज. अच्छा, अभी एक टाइम था बच्चों इंडिया में जब कस्टम ड्यूटी का परसेंटेज कितना था? 250%. मतलब अगर आपको एक कार इंपोर्ट करना है, 1 करोड़ का कार है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हो, इमेजिन करो, थोड़ा महंगा है, सोचने में पैसा नहीं लगता, इमेजिन कर सकते हो. अच्छा, 1 करोड़ का कार लाते लाते वो कार कितने का हो जाएगा पता है आपको? 3.5 करोड़ का. उसमें से 1 करोड़ का कार का और 2.5 करोड़ का के लिए देने का, गवर्नमेंट को देने का, क्योंकि तुमने 1 करोड़ का कार खरीदा.
तो मतलब कार आपके घर पे आएगा, लेकिन जश्न कौन मनाएगा? गवर्नमेंट, क्योंकि आपने 2.5 करोड़ उनको दे दिया। इसका मतलब आप बोलोगे सर इससे अच्छा मैं गाड़ी लाएगा नहीं वहाँ से, बैलगाड़ी चलाएंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो वो लोग वही चाहते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो 250% का रेट था उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट हैज मेड इट हाउ मच? 40%। रिसेंटली तो उसको और भी कम किया गया है, नॉट फॉर लग्जरी कार्स चिल्ड्रन, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, बट तभी 250% से उसको कितने पे लाया गया था? 40%। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि कस्टम ड्यूटीज कम हो गए। तो इससे क्या बच्चे लोग, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे क्या कम होंगे? इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टैक्स कम हो गया। उससे बच्चों लोग इंडिया में और एक फायदा होगा, क्वालिटी चीजें आपको सस्ते दाम में इंडिया में मिलना चालू हो जाएगी। इससे भी बच्चों लोग इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में हेल्प होता है। ठीक है, अच्छा। देन चिल्ड्रन वी हैव हियर द थर्ड पॉइंट विच इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले हमने बच्चों लोग क्या ठीक किया? महंगाई को ठीक किया। दूसरे में हमने क्या? बजट को ठीक करने की कोशिश की है। अभी तीसरा पॉइंट जो है चिल्ड्रन, इट्स टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा वर्ड कभी आएगा तो आपको एक काम करना है, फटाक से एक फॉर्मूला याद करते हैं हम लोग, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्या फॉर्मूला आएगा? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो ठीक है, whenever children the exports of a country are less and the imports are more, then we generally refer to it as a balance of payments का deficit बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट आने के मेन रीजंस क्या होते हैं बच्चों लोग? वेरी सिंपल, दैट द एक्सपोर्ट्स आर लेस एंड द इंपोर्ट्स आर मोर। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना है और इंपोर्ट्स को कम करना है। तो सवाल ये आता है कि कैसे? उसका एक तरीका होता है बच्चों लोग, हम लोग हमारे करेंसी को डी वैल्यू करते हैं। क्या करेंगे? डी वैल्यू। सो एज यू कैन सी द वर्ड हियर चिल्ड्रन, इंडिया ने 1991 में अपने रुपी को हमने क्या किया था? डी वैल्यू किया था। क्या किया है? डी वैल्यू 18 to 19% चिल्ड्रन, 18 से 19% से हमने उसको डी वैल्यू किया था। ठीक है, अच्छा, करेंसी डी वैल्यू करने का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चों एक एग्जांपल के तौर पे, इफ $1 इज कॉस्टिंग अस 70 रुपीज, $1 इज कॉस्टिंग अस हाउ मच? 70 रुपीज। तो हम लोग रुपी को डी वैल्यू करते, मतलब कल से तुम बोल दोगे कि $1 का वैल्यू 70 रुपीज नहीं 75 रुपीज होगा। कितना होगा? 70। तुमने अपने करेंसी का वैल्यू कम कर दिया, तुमने डॉलर को महंगा कर दिया। इससे क्या होगा बच्चों लोग? इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि डॉलर के बदले में अभी ज्यादा रुपीज देने पड़ेंगे, तो इंपोर्ट्स को महंगा पड़ता है। और दूसरा, अगर मैं एक्सपोर्टर हूं, जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट्स किए थे उस दिन डॉलर का रेट क्या था? 70। जिस दिन मुझे वहां से पैसा मिला उस दिन डॉलर का रेट क्या हो गया? 75। तो चलो $1,00,000 का अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो मुझे 5 लाख का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 70 का 75 हो गया। तो आपने देखा एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा और इंपोर्ट्स क्या होगा? कम होगा। एंड चिल्ड्रन, मोस्टली देयर वाज अ टाइम व्हेन दे ब्रॉट अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। जब इंडिया में चलो 2 एक्सचेंज रेट होते थे किसी भी फॉरेन करेंसी के। ठीक है, अच्छा, व्हाट दे यूज्ड टू डू यू नो चिल्ड्रन, अगर मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मुझे कुछ $1,00,000 मिले एक्सपोर्ट्स में से, तो मार्केट में चलो 2 रेट्स होते थे, उसमें से 40% फॉरेन करेंसी मुझे गवर्नमेंट को सरेंडर करना है। कितना परसेंट? 40%। उसका रेट कौन डिटरमाइन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोले ठीक है 60 रुपीज, तो मैं 60 रुपए में उनको डॉलर्स बेच दूंगा। कितने डॉलर्स? 40%, यानी 40,000। बच्चे मेरे पास कितने डॉलर्स है? 60,000। अभी वो डॉलर्स में क्या करूं? तो मैं मार्केट रेट पे बेच सकता हूं, और मार्केट का रेट सपोज 70 है फॉर एन एग्जांपल, तो ये डॉलर्स में 70 रुपए में बेचूंगा। इसको ड्यूअल एक्सचेंज रेट बोलते थे बच्चों लोग, 2 अलग अलग एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इसके बाद में बच्चों लोग आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली ऑलमोस्ट लाइक 93 94 में ये लिबरलाइज एक्सचेंज मैनेजमेंट खत्म हो गया था, और फिर हम लोग एक नॉर्मल रेट की तरफ आए थे, जो एक यूनिफाइड रेट होता था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ओके, आपको पता है बच्चों लोग, ये जो डॉलर का रेट होता है ये पहले अलग अलग लेवल से गुजरा है। पहला फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी आरबीआई गवर्नमेंट दे टू फिक्स द रेट ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फ्लेक्सिबल, डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करेंगे कि डॉलर का रेट क्या रहेगा। और आज क्या होता है बच्चों लोग, समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैनेज्ड फ्लोट। क्या है? मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोट मतलब डॉलर के रेट को हम लोग ऊपर नीचे होने देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कौन आएगा बीच में? आरबीआई। आपको लगता है कि हाँ डॉलर कुछ ज्यादा ही महंगा होते जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे आरबीआई क्या करती है पता है आपको?
आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का ना रिजर्व्स होता है। क्या होता है? फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स। तो डॉलर महंगा हो गया तो आरबीआई अपने पास जो डॉलर्स होती है उसको मार्केट में ऑक्शन करती है, उससे मार्केट में डॉलर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा और डॉलर का रेट क्या होगा? कम होगा। दूसरा, अगर डॉलर का वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गया, 60 पे आ गया, तो आरबीआई खुद ही जाके मार्केट से डॉलर्स खरीदना चालू करती है। तो मार्केट में डॉलर्स कौन खरीद रही है? गवर्नमेंट। ज्यादा क्वांटिटी में खरीदती है तो डिमांड बढ़ जाता है डॉलर का, और जो रेट गिर गया तो वापस से ऊपर आता। तो आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की, रेट को हमने फ्री छोड़ दिया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आरबीआई रेट को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट करके बोलते हैं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट लाइक, एंड वन मोर थिंग चिल्ड्रन, हमने यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज को मोटिवेट किया था इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कौन सा? नॉन डेप्ट, लोन लेके नहीं बच्चों, नॉन डेप्ट। नॉन डेप्ट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मतलब चिल्ड्रन समथिंग लाइक हीरो होंडा, तो होंडा इन्वेस्टिंग इन हीरो। तो बच्चों लोग किसी टाइप का लोन है क्या इंडिया के ऊपर? नहीं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये हमारे ऊपर डेप्ट नहीं। क्या हम लोग उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को हमने क्या किया था? एनकरेज किया था। दैट इज थ्रू द वे ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन आवर कंट्री। So children, these were some of the 3 different changes or policies that were introduced in order to have a stabilization at the macro level. तो पहला क्या था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दूसरा जो था बच्चों हमारे बजट में जो डेफिसिट होता है उसको हम लोग फिस्कल स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा हमने क्या ठीक किया है? हमारे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस। क्लियर चिल्ड्रन? Yes, that's all for today. We'll meet you in the next lecture, children, with more changes that were brought about. ये जो हमने पढ़ा है डिमांड साइड मैनेजमेंट था, इसके आगे जो आएगा वो क्या होता है? सप्लाई साइड मैनेजमेंट। With some interesting topics, we'll see you in the coming lecture. Till then, thank you very much. Stay home, stay safe, take care. Bye.